आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। अब से पहले हमने 4 लेक्चर बेसिक क्लास में कवर अप किए हैं। जो 4 घंटे की क्लास है हमारी, अप्रॉक्सीमेट 4-4.5 घंटे की हमारी अप्रॉक्सीमेट एक सेशन हो चुका है, जिसमें हमने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे कंपनी लॉ के बारे में। और अब आप इस लायक हो कि मैं आपको चैप्टर पढ़ा सकूं। और आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, हम स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। इससे पहले 4-4.5 घंटे की बेसिक क्लास हो चुकी है। जो भी बच्चा कंपनी लॉ स्टार्ट करे उससे पहले वो बेसिक लेक्चर्स जरूर पढ़े। अगर बेसिक लेक्चर आपने कवर नहीं किए तो वो भी एक दिक्कत वाली बात है, इसीलिए हम जो है पहले बेसिक कवर करते हैं और फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। और ये कंपनी लॉ के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देंगे। और अभी मैं चैप्टर पढ़ाने से पहले इस चैप्टर का आपको रूट मैप दूंगी। प्लीज कीप क्वाइट। चैप्टर पहले पढ़ना नहीं है, पहले चैप्टर को समझना है कि चैप्टर के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को हम कैसे पढ़ेंगे। तो सिर्फ हमें इसको क्या करना है, समझना है कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। तो इंस्टीट्यूट ने आपका सिलेबस कुछ इस तरीके से ड्राफ्ट किया है चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर, कि पहले बताया कि कंपनी लॉ की हिस्ट्री क्या है। तो फर्स्ट पार्ट जो है आपको नजर आएगा कि कंपनी लॉ की हिस्ट्री क्या है। इट मींस आपको ऐसा लगता है कि कंपनीज एक्ट 2013 से ही कंपनी लॉ की स्टार्टिंग हुई थी, तो आप बिल्कुल गलत हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1850, सही सुना आपने, 1850 से कंपनी लॉ जो है वो पिक्चर में है। लेकिन वो कैसे है, क्या उसमें कमियां थी, कैसे उसमें बदलाव हुआ और कहां से इसकी शुरुआत हुई, वो तमाम चीजें आपका फर्स्ट पोर्शन में है, जिसे हम बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। फिर उसके बाद बच्चों इसी चैप्टर के अंदर हम दूसरे पार्ट की ओर चलेंगे और दूसरे पार्ट में यहाँ पे वेरियस डॉक्ट्रिन्स समझाई गई हैं। डॉक्ट्रिन्स मतलब कुछ सिद्धांत बताए गए हैं कि जब एक कंपनी चलाई जाती है तो कंपनी चलाते हुए आप कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हो, और वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके एमओए और साथ में एओए। मैं फिर से बता रही हूँ, अभी मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, अभी सिर्फ और सिर्फ चैप्टर को समझेंगे कि इसमें पढ़ना क्या है। पढ़ना बाद में स्टार्ट करेंगे, अभी सिर्फ रूट मैप हम इसका समझ रहे हैं। तो हमने कहा जी दूसरा हिस्सा जो इस चैप्टर का है उसमें बताया गया है कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स है। डॉक्ट्रिन्स का मतलब होता है सिद्धांत को, तो कुछ हम सिद्धांतों के बारे में समझेंगे। और उसमें बताया गया कि कंपनी जब इनकॉर्पोरेट की जाती है तो देयर आर 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वन इज द एमओए एंड सेकंड वन इज द एओए। तो 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उन दोनों डॉक्यूमेंट्स को जब प्रिपेयर किया जाता है तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बोले जाते हैं। कोई भी आउटसाइडर जो कंपनी के साथ डील करता है तो वो कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो वो उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के कंपनी की तमाम चीजें समझ सकता है। परंतु अगर कंपनी कभी भी उसके स्कोप से बाहर जाके कोई काम करती है तो ऐसी स्थिति में वो किए गए कंपनी के द्वारा काम जो है वो लॉ की निगाहों में इनवैलिड हो जाते हैं, तो वो उनकी कोई वैलिडिटी नहीं रहती। इट मींस जो भी कंपनी को चलाते हैं उनको अपनी सीमाओं के अंदर में, सीमा के अंदर, लिमिट के अंदर रह के काम करने हैं। अगर वो अपनी लिमिट क्रॉस करेंगे तो वो एक्ट जो कंपनी के द्वारा किए जाएंगे उनकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी। तो इन सिद्धांतों को हम समझेंगे, और वो सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। और एक डॉक्ट्रिन आपने सुनी होगी जो कि पहले आप भी पढ़ चुके हो, कि पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं। फिर से सुनिए, पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं, लिफ्टिंग मेरा नाम नहीं। क्या बोला मैंने, जरा बताना, कि पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं, लिफ्टिंग मेरा नाम नहीं। तो ये भी हम पढ़ेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट विल, कि कंपनी के मुखौटों के अंदर रह के अगर आप कंपनी का गलत फायदा उठाते हो और इलीगल तरीके से, अनलॉफुल तरीके से अगर कंपनी को चलाते हो, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं यहाँ पे आपको सामने लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। तो ये भी हम किस में समझेंगे, डॉक्ट्रिन्स में। 2 भाग समझ में आ गया हमें क्या पढ़ना है, क्या क्या जरा बताना। पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री इंट्रोडक्शन में, कि कंपनी लॉ की शुरुआत कैसे हुई। फिर दूसरा पार्ट हमें क्या पढ़ना है, डॉक्ट्रिन्स पढ़नी है। तीसरा हिस्सा जो है इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मेरे अकॉर्डिंग मैं इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। फर्स्ट पार्ट इज अ हिस्ट्री, सेकेंड पार्ट इज अ डॉक्ट्रिन्स एंड द थर्ड पार्ट इज MCA 21। MCA 21 क्या है, ये MCA 21 इज अ प्रोजेक्ट। तो MCA 21 का डिस्कशन है।
MCA 21 के कैसे रेगुलेट किया गया, MCA 21 में किस तरीके से काम किया जाता है, MCA 21 प्रोजेक्ट जो है कौन सी कंपनी लेके आई, और MCA 21 का प्रोजेक्ट का क्या हमें फायदा मिला, ये तमाम चीजें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जरा गौर फरमाइए, ये देखिए पहला पॉइंट आपको नजर आ रहा है, क्या है ये जरा देखना, इंट्रोडक्शन में आपको नजर आ रहा होगा, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया। तो इंडिया की बात हुई है, फिर मैं आपको दूसरे हिस्से में आपको नजर आ रहा होगा डॉक्ट्रिन्स है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस के बाद आपको नजर आई होगी नेक्स्ट डॉक्ट्रिन, आपको नजर आ जाएगी नेक्स्ट डॉक्ट्रिन जो है वो है भाई और बहनों डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। आगे इसके बाद हम चलेंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट डॉक्ट्रिन नजर आ जाएगी डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अगली डॉक्ट्रिन आपको नजर आ जाएगी कौन सी जरा बताना, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। उसी के साथ साथ थोड़ा आगे चलोगे तो आपको एक और डॉक्ट्रिन नजर आएगी, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो। ये डॉक्ट्रिन होने के बाद फिर एक और डॉक्ट्रिन नजर आएगी कि पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं, लिफ्टिंग मेरा नाम नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग। फिर उसके बाद ये यहां आके डॉक्ट्रिन जब हम खत्म करेंगे तो अगला पार्ट बता दो जल्दी से क्या पढ़ना है। यस, नेक्स्ट पार्ट इज MCA 21 ई गवर्नेंस, MCA 21 प्रोजेक्ट्स और उसकी कुछ एजेंसीज, उसी के साथ किस तरीके से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, और ये तमाम चीजें करने के बाद हमारा ये चैप्टर का हो जाएगा। MCA की क्या क्या सर्विसेज हैं, वही MCA 21 प्रोजेक्ट है, और उसके साथ बच्चों ये चैप्टर हमारा यहाँ आके क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का रूट मैप समझ लेते हैं। बताइए पहला पार्ट हमें क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, दूसरा पार्ट डॉक्ट्रिन्स, तीसरा पार्ट MCA 21 प्रोजेक्ट। सो दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। क्लियर या ऑल क्लियर, क्या ये बात समझ में आ गई? तो दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 भाग में इस चैप्टर को डिवाइड किया। अब हम शुरू करेंगे हाँ यहाँ पर हिस्ट्री से। तो जरा आते हैं हिस्ट्री की तरफ। तो हिस्ट्री देखते हैं क्या हिस्ट्री है हमारे कंपनी लॉ की। तो कंपनी लॉ की कुछ हिस्ट्री समझते हैं। देखिए जी, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे ये कहते हैं कि अवर कंपनीज एक्ट हैव बीन मॉडल्ड इन इंग्लिश एक्ट्स। इंग्लिश एक्ट्स बोला, एक एक शब्द हमें जानना जरूरी है, एक्ट नहीं बोला इन्होंने, क्या बोला, इंग्लिश एक्ट्स। आगे कहते हैं फॉलोइंग इनेक्टमेंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज इन इंग्लैंड, फर्स्ट कंपनीज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1850। पहला एक्ट जो पास हुआ था वो कब हुआ था, इन द ईयर 1850। कंपनी लॉ इन इंडिया इज चेरिस्ड चाइल्ड ऑफ इंग्लिश पेरेंट्स। मतलब इंडिया के अंदर जो कंपनी लॉ है उसके पेरेंट्स कौन है, इंग्लिश पेरेंट्स हैं। आवर वेरियस कंपनीज एक्ट हैव बीन मॉडल्ड इन इंग्लिश एक्ट्स फॉलोइंग इनेक्टमेंट्स ऑफ दिस। नाउ अब देखते हैं हिस्ट्री क्या है। तो अगर हम हिस्ट्री समझे तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो हमने कहा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया। तो सबसे पहले हमने बात करी जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1850। क्या बोला जरा बताना, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1850। यहां से शुरुआत हुई। जब हमारी यहां से शुरुआत हुई तो करते 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 1 2 3 4 5 6 और हम पहुंच गए 2013 पे। तो 2013 की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे ये समझेंगे 2013 तक आते आते क्या क्या बदलाव हुए। तो सबसे पहला एक्ट बताइए कब आया था, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट एंड द ईयर इज 1850। अब इसे समझते हैं जरा। ये हमने कहा जी ये किसके बेसिस पर था, कि ये किसके बेसिस पर था, तो इन्होंने कहा ये था कंपनीज लेजिस्लेशन एक्ट 1844 के बेसिस पर। किसके ऊपर जरा बताना, कंपनीज लेजिस्लेशन एक्ट 1844। हमने कहा बताइए इसके अंदर क्या कमी थी और क्या क्या कॉन्सेप्ट आए थे। तो इन्होंने कहा सबसे पहले इन्होंने कहा कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हुआ था ना वो 3 जगह हुआ था, बस 3 जगह कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो सकता था। हमने कहा कहाँ कहाँ, कि मैड्रास, कोलकाता एंड बॉम्बे। आपको क्या कुछ मैं यहाँ पे और हिस्ट्री में लेकर चलती हूँ। आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार कहाँ आई थी, कहाँ से शुरुआत किया था उसने अपना बिजनेस, दिखाती हूँ आपको, कुछ हिस्ट्री दिखाती हूँ इसकी, क्योंकि उससे ना आप बड़ा अच्छा कनेक्ट करोगे, मजा आएगा, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुम पढ़ाई कर रहे हो। तो चलो जी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। और ये भी कमाल की बात है कि कहीं ना कहीं हम पुरानी चीजों से कनेक्ट कर रहे हैं।
देखो जी भाई और बहनों, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये कह रहे हैं जी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपनी बिजनेस की शुरुआत करी थी ना, वो बंगाल से करी थी। कहां से? बंगाल से, इन द ईयर 1651, 1651 में, व्हेन इट एस्टेब्लिश, पहली फैक्ट्री जो उन्होंने एस्टेब्लिश करी थी ना, वो हुगली रिवर पे करी थी। और अगर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है तो आपने हुगली रिवर जरूर सुना होगा, हुगली रिवर, है ना। उसी के साथ साथ फिर इन्होंने स्टार्टिंग कैसे करी थी? जो मुगल्स थे ना हमारे टाइम पे, उनके साथ एग्रीमेंट किया था कि हमें ना आपको EIC जो एग्रीमेंट किया था इन्होंने, मतलब कंपनी ने, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था कि एग्रीमेंट साइन किया कितने हजार रुपए में? 3000 एनुअली इंस्टेड ऑफ ऑल ड्यूटीज, कि हम आपको 3000 रुपए साल देंगे। फिर उसके बाद औरंगजेब का टाइम था, तो औरंगजेब को कुछ फरमान आया था ड्यूटी फ्री ट्रेड को लेके। कुल मिला के अगर हम यहाँ पे अपने टॉपिक से कनेक्ट करें, वैसे तो बताने के लिए बहुत कुछ है, इनका कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था, इनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए थे, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, फरमान फ्रॉम औरंगजेब, द मुगल एम्परर औरंगजेब इशू अ फरमान और ऑफिशियल ऑर्डर EIC द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। फिर उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इनके किसके साथ? नवाब के साथ। और लास्ट में देखिए क्या हुआ था, रूल ओवर बंगाल, द एंड ऑफ रीजन ऑफ सिराज उद्दौला, द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल, मार्क द स्टार्ट ऑफ EIC रूल ओवर बंगाल। ये हुई ना कमाल की बात। इसका मतलब फिर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से काम स्टार्ट किया और बंगाल को पूरा कंट्रोल में कर लिया, और वहां के जो नवाब थे उन्हें क्या कर दिया? साइड कर दिया कि जो तुम साइड में बैठ जाओ। कंपनी से शुरुआत करी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। EIC वाज फाउंडेड 1600, ग्रेजुअली एक्वायर्ड मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी इनटू टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर। वो तो उन्होंने एक रास्ता चुना था, और रास्ता चुन चुन के धीरे धीरे फिर ये क्या करते चले गए? अपना स्टार्ट करते चले गए। तो देखिए, अगर हम बात करें तो यहां पे जो है आप देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर कंपनीज ओनली इन मैड्रास, कोलकाता और बॉम्बे क्यों हुई थी? सोच के बता दो। अब तो मैंने आपको लिंक भी दे दिया। मतलब सिर्फ मैड्रास, कोलकाता और बॉम्बे में क्यों हुआ था? क्योंकि उसी साइड उन्होंने बिजनेस ज्यादा फैलाया था। इसके पीछे लॉजिक समझो। एक्चुअली सी एरिया था, तो वहां से वो अपना बढ़िया फैक्ट्री लगा के और धीरे धीरे अपने सामान को आराम से शिप के थ्रू क्या कर रहे थे? एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा था। क्लियर हो रही है बात? तो उन्होंने वही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया, और यहां इन्होंने कहा कि यहां पे जो रजिस्टर्ड होंगी ना, ओनली अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज। सिर्फ कौन सी कंपनीज होंगी? अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अब देखो, मैं आपको ना आज के सिनेरियो से कनेक्ट करती चलूंगी कि आज का सिनेरियो क्या है और पहले क्या था। तो 1844 में जो कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी ना, वो सिर्फ अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी से स्टार्ट हुआ था। किससे, जरा बताना क्यों? क्यों ऐसा? क्यों? इसके पीछे क्या वजह थी? ऐसा क्यों हुआ था? क्या कारण था इसके पीछे? इसकी कोई रीजन तो होगा ना, इसका कोई लॉजिक तो होगा। ऐसा क्यों हुआ था? एक्चुअली मैं बताती हूँ, लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए कि हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। मतलब आप अगर लायबिलिटी की बात करेंगे तो ये क्या कह रहे हैं कि अनलिमिटेड रहेगी, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं रहेगी, ट्रस्ट की वजह से। फिर उसके बाद इन द ईयर 1857 इंक्लूड्स, अगली कंपनीज भी कवर कर दी। कौन कौन सी, जरा बताना। नेक्स्ट कौन कौन सी कवर करी? लिमिटेड कंपनीज एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अभी तक सिर्फ कौन सी कंपनी थी? अनलिमिटेड। अब कौन कौन सी कवर हो गई? लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। लिमिटेशन, बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी कैन ओनली बी रजिस्टर्ड एज अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। फिर हम पहुंचे कहां पर? इन द ईयर 1860 बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी कैन ऑल्सो बी। अब इन्होंने जो ये डिसएडवांटेज चल रहा था ना, उसको फिर नेक्स्ट एक्ट में क्या कर लिया? चेंज कर लिया। पहले अगर किसी को बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो वो सिर्फ क्या हो सकती थी? अनलिमिटेड। लेकिन फिर 1860 में इन्होंने क्या किया? लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद ये फिर 6 साल बाद फिर एक्ट लेके आए। कब लेके आए? इन द ईयर 1866। और यहां इन्होंने क्या किया? ऑल टुगेदर न्यू लॉ गवर्निंग इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन एंड वाइंडिंग अप। अब यहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेशन से लेके, कंपनी को चलाने से लेके और कंपनी को वाइंडिंग अप तक क्या क्या पता चला? बताना। इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन एंड वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी तक इन्होंने पॉइंट को पहुंचाया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और कंपनीज एक्ट 1913 की बात करते हैं। ऑल्सो इंक्लूड्स द फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट अपार्ट फ्रॉम द क्या बोला इन्होंने? प्राइवेट कंपनी। अब ये कमर्शियलाइजेशन की तरफ बढ़े और फिर हम पहुंचे कहां पर? इन द ईयर 1936। अच्छा, आप एक चीज देखिए, 1857 के 3 साल बाद क्या आ गया? 1860। उसके 6 साल बाद क्या आ गया? 1866। लेकिन फिर बहुत दिन तक यही एक्ट आया।
फिर हम पहुंचे कहां पर 1913 में, और 1913 के बाद बहुत टाइम तक यही एक्ट आया, फिर हम पहुंचे कहां पर 1936 तक। अब 1936 की अगर हम बात करें तो लगभग हमारे देश आजाद होने के आसपास हम पहुंच चुके थे, कि जब हमारा देश आजाद होना था तो 1936 में इन्होंने कहा कि इंक्लूड्स द फंक्शंस ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग एजेंट्स, और यहां पे एक और चीज आ गई, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, गारंटिंग सिक्योरिटी, पेमेंट फंड्स, ये सारी चीजें पहुंच गई। फिर उसके बाद हम आए बच्चों इन द ईयर 1956 में, और 1956 वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद का था, और यहां पे जो है इट इंक्लूड्स होल इंडिया एक्सेप्ट नागालैंड, JNK, गोवा, दमन एंड दीव, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन। यहां इन्होंने इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी फ्लैट नहीं करी, कुछ स्टेट्स को छोड़ दिया, कुछ स्टेट्स के ऊपर लागू नहीं हुआ, और यहां इन्होंने कहा कि ये जो कंपनीज एक्ट 1956 आया था बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द कंपनी। यहां तक तो आपकी बुक में दिया, ये तो आपकी बुक में दिया, इंस्टीट्यूट ने दिया है, लेकिन इसके बाद मजा इसके बाद आएगा कि कंपनीज एक्ट 1956 के बाद और कंपनीज एक्ट 2013 में क्या बड़े बदलाव हुए थे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? मेन चीज क्या समझनी हमें कि कंपनीज एक्ट 1956 के बाद जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो 1956 में जो नहीं था वो क्या नए नए बड़े चेंजेस कंपनीज एक्ट 2013 में आए। एनीबडी हैविंग एनी आइडिया? एनीबडी हैविंग एनी आइडिया? देखिए, अब एक टाइम ऐसा था, अगर हम 2013 की बात करें, लोग ज्यादा एजुकेटेड थे, लोग ज्यादा अवेयर थे, लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें बिजनेस करना था, तो यहां पे इन्होंने बहुत सारे बदलाव करे। बहुत सारे बदलाव अगर मैं फिर से बताऊं, आपका कंपनीज एक्ट की जो डिबेट होती है ना, वो डिबेट चलती ही सत्यम स्कैम से है। जब मैं पार्लियामेंट हिस्ट्री पढ़ रही थी कंपनीज एक्ट 2013 की, तो पार्लियामेंट हिस्ट्री में दोनों सरकार आपस में जो डिबेट चल रही है, तो अपोजिट पार्टी ये बोल रही है कि आप जो ये एक्ट लेके आए ना, चारों तरफ आगे पीछे घूमते हो, सत्यम स्कैम पे आके रुक जाते हो, क्योंकि सत्यम स्कैम एक इतना बड़ा स्कैम हुआ था जिससे हमारे देश में एक बड़ी चेंजेस हुए थे, और उससे हमने बड़ी सारी सीख ली। सीख इन दी सेंस, जैसे कि मैं अब आपके साथ, अब आपको मजा आएगा। अच्छा बताइए, क्या कंपनी एक्ट पढ़ने में मजा आता है? तो एक स्टोरी सुनते हैं और स्टोरी से चीजों को समझते हैं। अब आप मुझे बताना, और चेंज में स्टोरी के थ्रू ही बताऊंगी। मान के चलिए सत्यम में स्कैम हुआ। अब जब सत्यम में स्कैम हुआ तो हमारी कंपनीज एक्ट के अंदर अगर कोई सीरियस फ्रॉड हो जाते हैं, क्या बोला मैंने? अगर कोई सीरियस फ्रॉड हो जाते हैं तो उसका अधिकारी होता है और उसे बोलते हैं SFIO। क्या बताया मैंने, जरा बताना फिर से। SFIO, इट मींस कंपनी में अगर कोई बड़े बड़े लेवल पे फ्रॉड हो जाते हैं तो उसके लिए हम किसे बुलाते हैं, जरा बताना। SFIO। मैम देखने में कैसा है, मैम दिखा सकती हो क्या? हाँ जी बिल्कुल दिखा सकती हूँ। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, आपके सामने स्क्रीन पर है SFIO, सीरियस, क्या बोला इन्होंने, जरा बताना। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जिसे हम क्या बोलते हैं? SFIO। फिर से बताइए क्या बोला मैंने? SFIO। अब जब सत्यम का स्कैम हुआ होगा तो गया कौन होगा? SFIO। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। बताइए क्यों? क्योंकि इनके हाथ ही नहीं थे, इनके हाथ कटे हुए थे। मैं वैसी बातें, हाँ सच्ची में इनके बेचारों के हाथ ही नहीं थे, इनके हाथ कटे हुए थे, बिना हाथों के गए थे ऐसे ऐसे। और जब आपके हाथ ही नहीं है तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। अब वो लड़की से घूर रही है, मुझे घूरो ना, सच्ची में SFIO के हाथ ही नहीं थे। मैं ऐसी बातें क्यों? आपने कभी सुना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं? तो क्या वो एक के बाद एक हाथ लगा देते हैं? नहीं, लंबे मतलब क्या? पावर। बस समझिए ना बात को। तो SFIO की मैंने क्या बोला? SFIO के पास क्या नहीं थी? पावर ही नहीं थी SFIO के पास। तो फिर SFIO का फायदा क्या? क्योंकि SFIO के कहने पे SFIO ने कहा इधर आओ, इधर आओ आप। अरे वैसे नॉर्मल पूरा, इधर आओ, इधर आओ। मैं चीख चीख के कह रही हूं, अब उधर मत देखना, आप शर्मा जाओगे पब्लिक को फेस। मैं चीख चीख के कह रही हूं ये कपटी है। ये कपटी मीन समझते हो? फ्रॉड, इसने फ्रॉड किया है, ये कपटी है, ये कपटी है, ये कपटी है। मैं चिल्लाए जा रही हूं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये कपटी है। क्या नाम है आपका? खुशी। लो भैया नाम भी ऐसा ही है, खुशी कपटी है। खुशी, मैं फिर से बोल रही हूं, खुशी कपटी है। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। आप आओ, पुलिस कौन बनेगा? पुलिस, पुलिस आप बनो बेटा, आ जाओ। पुलिस आ रही है अब सुनना ध्यान से।
अब मैं यहां चिल्लाए जा रही हूं, ये खुशी क्या है? खुशी क्या है? कपटी है। किसी पे कुछ असर पड़ा? मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब अरेस्ट करो इन्हें, ले जाओ अरेस्ट करके, ले जाओ, बस आप अरेस्ट करके ले जाओ, बिठाओ इन्हें अरेस्ट करके। अब देखिए, अब मैंने एक बार नहीं कहा, मैंने एक बार भी बोला? बताइए ना, क्या मैंने एक बार बोला खुशी कपटी है? अब की बार मैंने इंस्पेक्टर साहब से क्या कहा? ले जाओ। मैंने कहा ही नहीं खुशी कपटी है। मैंने रिपोर्ट तैयार करी ऑन द बेसिस ऑफ, और पहले मैं चिल्लाए जा रही हूं। क्या चिल्लाए जा रही हूं जरा बताना, बोलो ना जल्दी से, सब बच्चे बोलो मिलके, खुशी, एक बार और बोलो जोर से, खुशी क्या है? कपटी है। खुशी की सेहत पे कोई असर पड़ा? लेकिन जब इंस्पेक्टर साहब आए, मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब इधर आओ, अरेस्ट करके ले जाओ। उन्होंने उठाया, पुट बिहाइंड दी बार्स। अब कुछ फर्क पड़ा? खुशी हंस रही थी पहले तो, मैं कह रही हूँ खुशी कपटी है, खुशी कह रही है सच्ची, कोई असर ही नहीं भाई साहब उन पे के ऊपर। तो यही हाल था SFIO साहब का पहले का। और फिर बाद में बताओ क्या हुआ? बाद में SFIO की रिपोर्ट के बेसिस पर आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। पहले SFIO के पास कोई पावर नहीं थी। ये पावर किससे मिली? कंपनीज एक्ट 2013 से। क्लियर होगी बात? जितना ज्यादा रटोगे उतना भूल जाओगे, जितना प्रैक्टिकली समझोगे, एंजॉय करके समझोगे, उतना समझ में आएगा। इसका मतलब SFIO की पावर क्या करी नए कंपनी एक्ट में? ब्रॉड करी। क्या करी जरा बताना? ब्रॉड पावर्स दी गई। और इवन अब SFIO के कहने पे आपको सीधा क्या होगी? जेल होगी, कि अब तो जेल में जाना पड़ेगा और जेल की रोटी खानी पड़ेगी और जेल का पानी पीना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरा सुनो बच्चों, पहले क्या था कि डायरेक्टर्स है। अब डायरेक्टर्स है, मान के चलिए यहाँ पे शुरू में ये सब डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, और ये कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये सारे लाइन से डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं। और मैं शेयर होल्डर हूँ, हम सब शेयर होल्डर हैं। हमने इन्हें पैसे दिए, और जैसे इनकी पॉकेट में 10-20 करोड़ रुपए आए, भाई साहब ये तो गाना गाने लगे। कौन से वाला जरा बताना? कि राम राम जपना और पराया माल अपना। हमारा तो दिल टूट जाएगा। मेहनत की कमाई इनके हाथों में गई है। अब कैसे पता लगाया जाए कि ये जो काम कर रहे हैं वो सही है? बताइए ना, सोच के बताओ, कैसे पता लगाया जाए? कम ऑन रिप्लाई, जल्दी बताइए। ये डायरेक्टर्स जरूर हैं, लेकिन ये कैसे पता लगाया जाए कि इनकी वर्किंग सही है? इस चीज के लिए क्या किया जाए? ऑडिटिंग तो बहुत बाद में होगी। ऑडिटर तो तब आएंगे जब लूट पिट लेंगे सब, खत्म। ऑडिटर ने आगे रिपोर्ट बना भी दी। देखो, एक होता है बीमारी होना और एक होता है बीमारी होने ही ना देना। क्या मेरी दो बात समझ रहे हो? मैंने क्या कहा? एक है बीमारी होना और एक है बीमारी होने ही ना देना। क्या दोनों बातों में अंतर समझ में आए? क्या क्या बोला जरा बताइए? बीमारी होना और बीमारी होने ही ना देना, तो दोनों में क्या अंतर है? पहला अगर हम देखें बीमारी होना और दूसरा बीमारी होने के बाद क्योर करना, तो जो बीमारी होने के बाद क्योर करते हैं वो होता है ऑडिटर। हमने ऑडिटर अपॉइंट करे, ऑडिटर ने चेक करके बता दिया फ्रॉड हुआ है, तो ये तो बीमारी हो चुकी है। लेकिन अगर बीमारी हो ही ना, तो उसके लिए इनके ऊपर कोई बंदा होना चाहिए। बताइए ना, डायरेक्टर्स के काम की चेकिंग करने के लिए कोई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या किसी को अपॉइंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो इनके ऊपर अपॉइंट किया जाएगा कि जब जब धर्म अधर्म होगा तब तब धर्म की स्थापना करने कौन आएगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या बोला मैंने? अब ये बताओ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट कौन होगा, कैसे होगा। तो बच्चों एक बार एक चीज और लिखिए जल्दी से रजिस्टर पे। न्यू कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। न्यू कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। लिखिए बेटा जल्दी जल्दी। रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नंबर 2, वुमेन डायरेक्टर। वुमेन डायरेक्टर नया कॉन्सेप्ट था जो आपके यहां इंट्रोड्यूस किया गया था।
SFIO, 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 लेकिन SFIO पहले भी था, SFIO पहले भी था, ऐसा नहीं है पहले नहीं था, लेकिन अब कंपनीज एक्ट 2013 में SFIO को पावर क्या दी गई, ज्यादा ब्रॉड पावर्स। सो न्यू कॉन्सेप्ट ये लेके आए थे कि अब SFIO के पास अरेस्ट करने की भी पावर आ चुकी है, जो कि पहले नहीं थी। और यही हुआ था सत्यम स्कैम में, SFIO चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए थे, पुलिस वालों ने ही केस को इन्वेस्टिगेट किया था। अब अगर कंपनी एक्ट में कोई फ्रॉड होगा तो इस केस को इन्वेस्टिगेट कौन करेंगे, SFIO। अच्छा एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, एक मुझे सोच के बताना कि एक तो होता है क्राइम का इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, और एक आता है कंपनी एक्ट के फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशन। कंपनी एक्ट के फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशन कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन जिसके पास एक्सपर्टाइज नॉलेज होगी वही कर सकता है, जो इस फील्ड से हो। पुलिस वाले उतना अच्छा नहीं कर सकते, तो कंपनीज का जो फ्रॉड होता है ना उसका इन्वेस्टिगेट SFIO ही करते हैं, पुलिस नहीं करती। पुलिस का काम होता है अरेस्ट करना, एग्जीक्यूट करना, लेकिन अरेस्ट करने की पावर किसके पास होती है, SFIO। आगे लिखिए बच्चों, आगे क्या होता था, आगे क्या होता था, सत्यम स्कैम हुआ क्यों, किसकी गलती की वजह से हो, कौन मिले हुए थे उसमें, हमने किसके ऊपर, हमने विश्वास किसके ऊपर किया, ऑडिटर के ऊपर। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। ये देखिए हमने ऑडिटर के ऊपर विश्वास किया और ऑडिटर ने ही हमें क्या दे दिया, धोखा दे दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका मतलब ऑडिट करते 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 ऑडिटर का रोल होता है चेकिंग करना, और जब चेकर्स और कंपनी के आपस में रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं तो फिर कहानी खत्म हो जाती है। तो बताइए 2013 में क्या किया जाए, लिखिए जल्दी से, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। और बताइए नया बदलाव कंपनीज एक्ट के अंदर, एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा चेंज। कौन बताएगा बच्चा, इतना ज्यादा बड़ा कि उससे बड़ा चेंज कुछ हो ही नहीं सकता। एनीबॉडी हैविंग एनी आइडिया, बहुत ज्यादा बड़ा चेंज। यस, लाइव में जो बच्चे हैं बताइए, कंपनीज एक्ट के अंदर, और मैं सभी बच्चों को बहुत अच्छे से बताती हूं, कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा बड़ा चेंज। क्या बात है, बहुत बढ़िया, आप पक्का CS बनोगे। एनसीएलटी, पहले एनसीएलटी थी ही नहीं, पहले हाई कोर्ट के पास पावर थी, लेकिन हाई कोर्ट से कहा जा सिमरन जा, तू जी ले अपनी जिंदगी। उनकी सारी पावर ट्रांसफर कर दी किसके पास, एनसीएलटी एंड एनसीएलटी। तो लिखिए नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीएलटी एंड एनसीएलटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीएलटी एंड एनसीएलटी। आगे लिखिए बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जरा। अब हमने एनसीएलटी एनसीएलटी कर लिया। अच्छा अगला 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 पॉइंट समझो, मैं आपको ना रीजनिंग देके कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा रही हूं। पहले पता क्या हुआ था, पहले ये हुआ था कि आप सब इन्वेस्टर्स हो और आपने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। सोचना और समझना, आपने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, चीटिंग कर दी, हमने कंपनी के प्रमोटर को उठाया, जेल में डाल दिया। आपका एक एक व्यक्ति का 25-25 लाख का नुकसान, 25-25 लाख रुपए कंपनी खा गई भाई, सब कंपनी खा गई, डाइजेस्ट कर गई। आपका 25-25 लाख का लॉस हुआ। सेबी कर क्या रही है बैठ के, क्या कर रहा है हमारा सरकार, क्या कर रहे हैं हमारे नियम, मतलब आपकी वजह से, आपके नियम की वजह से लोगों ने पैसे कंपनी को दिए और कंपनी पैसे को डाइजेस्ट कर गई भाई, सब कंपनी पैसे को। अब बताओ क्या हो, जेल में डाल दिया। यार क्या करें इससे ज्यादा, उसे जेल में डाल दिया, उसे वो जेल में पड़ा है आदमी, अब फांसी पे चढ़ा देंगे उसे, हमें क्या फायदा, हमें नहीं मतलब, तुम उसे रथ पे बिठा के निकालो, तुम उसे राजा बना दो, हमें दिक्कत क्या है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है भाई, हमारा जो नुकसान हुआ है ना उसकी भरपाई कर दो बस, जो कि पहले ऐसा कोई नियम था ही नहीं था। अकल पता किससे आई थी, सत्यम स्कैम से। किससे आई, झटका तभी लगा ना, और समझ में आने के बाद इन्होंने कहा भाई इससे तो कुछ सीख लेनी पड़ेगी कि बताओ क्या करें, कि सबसे पहली चीज अगर किसी का भी लॉस होता है तो उनके पास अधिकार होने चाहिए क्या करने के, केस फाइल करने का। तो एक नया इसमें आगे नेक्स्ट लिखिए, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स,
प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, इट मींस इन्वेस्टर की क्या की गई, प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर की क्या की गई बच्चों, प्रोटेक्शन। हाउ, हाउ कैसे की गई बताइए। सबसे पहला पॉइंट क्लास एक्शन सूट, क्या बोला मैंने, क्लास एक्शन सूट। तो प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर के अंदर ही पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर ए, क्लास एक्शन सूट, क्लास एक्शन सूट। लिख लिया बेटा, क्लास एक्शन सूट लिख लिया। और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट बाय फॉलो मोर स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस, accepting deposit by following more stringent provisions। अब सुनो बच्चों, एक बात और सुनना मेरी ध्यान से, हाँ, accepting deposit by more stringent provisions, more tough लिख लो तुम, छोड़ो stringent समझ नहीं आ रहा, छोड़ दो, tough provision, more tough provision, छोड़ो stringent, more tough provisions। नेक्स्ट लिखिए प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी किसे बोलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। लिखिए पहले प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। अब माइनॉरिटी का मतलब क्या, पहले से समझते हैं। व्हाट डू मीन बाय माइनॉरिटी, माइनॉरिटी किसे बोलते हैं, क्या होता है माइनॉरिटी, एनीबॉडी हैविंग एनी आइडिया अबाउट द माइनॉरिटी, एनीबॉडी हैविंग एनी आइडिया अबाउट द माइनॉरिटी। नंबर्स कम होना, मतलब जिनकी स्ट्रेंथ कम होती है तो उनके राइट भी अफेक्ट होते हैं। अब सुनो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलिए मिस्टर ए को डायरेक्टर अपॉइंट करना है, मिस्टर ए को क्या करना है, डायरेक्टर अपॉइंट करना है। ये आगे वाले जितने लोग हैं ना, ये बड़े बड़े प्रमोटर्स हैं, मतलब कंपनी की टोटल जो कैपिटल है ना, सपोज करिए 1 करोड़ है, और 1 करोड़ में इनके पास 80 लाख इन्हीं के पास है। ये जो आगे वाले बैठे हैं ना, ये मोटे मोटे डायरेक्टर है सारे, मतलब डायरेक्टर वो थोड़े शेयर होल्डर्स, मोटे वाले शेयर होल्डर्स हैं, इनके पास मेजोरिटी होल्डिंग्स है। और बाकी जो पीछे के हैं वो सब, बाकी के सबके पास, इनके पास 80 लाख है और बाकी के पास 20 लाख है, टोटल 1 करोड़ की कैपिटल है, आप लोग के पास 20 लाख है, ठीक है। अब देखिए हमें डायरेक्टर अपॉइंट करना है, सपोज करिए मैं इसे राम बना, या राम नहीं कुछ और नाम बताओ, चिंटू, चिंटू बहुत फेवरेट नाम है मेरा, सुनिए चिंटू, क्या नाम बताना है, चिंटू। चिंटू को सच्चे सच्चे दिल पे हाथ रख के बताना कितने लोग इंटरेस्टेड है इसको डायरेक्टर बनाने के लिए। चिंटू, चिंटू को डायरेक्टर अपॉइंट करना है, वोट डालिए, कौन कौन डालेगा चिंटू के लिए, चिंटू के लिए कौन कौन इंटरेस्टेड है, चिंटू के लिए कौन कौन इंटरेस्टेड है, वेरी गुड, अरे है वो इंटरेस्टेड, और बताइए पीछे वाले कोई और इंटरेस्टेड है चिंटू को अपॉइंट करने के लिए, चिंटू को पीछे और कोई बच्चे, ये माइनॉरिटी वाले इंटरेस्टेड नहीं है चिंटू को अपॉइंट करने के लिए, नॉट अपॉइंटेड, नीचे बैठ तो चिंटू, अच्छा सा नाम लेते हैं आप। आदित्य रॉय, आदित्य रॉय, अब देखो ये आदित्य रॉय कौन है मैं बताती हूँ आपको कौन है। ये जो आगे मोटे वाले शेयर होल्डर बैठे हैं ना, ये मोटे मोटे शेयर होल्डर जो बैठे हैं आगे, इन्हीं का आदमी है ये आदित्य रॉय। आदित्य रॉय इन्हीं का, मैंने बता दिया, हिंट दे दिया आपको। आदित्य रॉय, आप देखिए मीटिंग चल रही है भाई, डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। हाउ मेनी शेयर होल्डर्स आर इंटरेस्टेड टू अपॉइंट डायरेक्टर आदित्य रॉय, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। ओ भैया मोटे वाले शेयर होल्डर हाथ उठा, ये देखिए आज पीछे वाले आप इंटरेस्टेड नहीं हो, डिसेंटिंग वाले हाथ उठाना जो एग्री नहीं है, जो आदित्य रॉय को अपॉइंट नहीं करना चाहते। सॉरी, रिजोल्यूशन पास्ड, एसआर पास्ड, एसआर पास्ड एंड आदित्य रॉय अपॉइंट हो चुके कंपनी के डायरेक्टर। लौट के बुद्धू घर को जाए, जान बची तो लाख हो पाए। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। अब आप छाती पीट रहे हो, हाय मेरा पैसा, हाय मेरा पैसा, कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास माइनॉरिटी शेयर्स है भाई, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हमेशा, अब देखिए आगे, ये देखिए रिद्धिमा गर्ग, सुनिए ध्यान दीजिए, रिद्धिमा नेक्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, सुंदर सी है, बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, और वो देखो, मतलब मैंने जैसे बोला ना बहुत सुंदर है, तो पीछे वाली लड़की ने पहले हाथ उठा दिया। मैं तो मैम देख के खुश हो जाऊंगा उसे,
चाहे वो कुछ करे या ना करे। अब रिधिमा गर्ग देखिए, अगली बात सुनिए ना, रिधिमा गर्ग जो है ये मोटे वाले शेयर होल्डर से ना, इन्हीं के जान पहचान के हैं। देखिए अब इनको पॉइंट करना है डायरेक्टर। हाँ वो तो भाई वो लट्टू है, वो उसका तो हाथ पहले से ही खड़ा। मैम देखो लड़की है ना, मैंने कहा हाँ, और मैम सुंदर भी है, मैंने कहा तो मैम कर दो बस अपॉइंट, ठीक है। अब देखिए रिधिमा गर्ग है, कौन कौन इंटरेस्टेड है इन्हें अपॉइंट करने के लिए, वही समझ सकते हैं कौन कौन इंटरेस्टेड है। आगे वाले सब इंटरेस्टेड है, पीछे वाले जरा बताइए, पीछे जो बैठे सब, बस एक लड़का इंटरेस्टेड बहुत ज्यादा। भाई तुम्हारी शादी नहीं हुई क्या अभी? अच्छा हो जाएगी, चलो कोई बात नहीं। अब सुनिए जरा ध्यान दीजिए, अब फिर दोबारा से आप सब डिसेंटिंग है, पीछे वाले डिसेंटिंग हाथ उठाओ जल्दी जल्दी, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हाथ। ओहो सॉरी, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, सॉरी। रिधिमा इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी। ये जी रिजोल्यूशन पास्ड। आपके साथ हो क्या रहा है, यू आर इन माइनॉरिटी शेयर होल्डर, तो कंपनी एक्ट ने कहा हमेशा ऐसे ही होगा, पैसा तो तुम्हारा भी है लेकिन कम है क्योंकि तुम माइनॉरिटी में है। आपकी प्रोटेक्शन करने के लिए कंपनी एक्ट के अंदर ऐसा प्रोविजन इंसर्ट कर दिया कि अब स्मॉल शेयर होल्डर अपने डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, जिससे बोला जाएगा SSD। क्या बोला जाएगा, समझ में आ गया? तो लिखिए जल्दी से, माइनॉरिटी के राइट कैसे प्रोटेक्ट होंगे? बाय अपॉइंटिंग स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, बाय अपॉइंटिंग स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर SSD, by appointing a small shareholder director SMALL, small shareholder director। आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट ऑडिट अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट ऑडिट अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट मतलब अगला पॉइंट है जो नया कॉन्सेप्ट कंपनी एक्ट के अंदर था, ऑडिट अकाउंटेबिलिटी। अब ये क्या है, ऑडिट अकाउंटेबिलिटी, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। इसमें क्या होंगे, ऑडिटर अब क्या किए जाएंगे, रोटेट किए जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों देखिए, अब आगे एक और लास्ट हेडिंग लिखिए, एडिशनल डिस्क्लोजर। एडिशनल डिस्क्लोजर, एडिशनल क्या बोला मैंने, एडिशनल डिस्क्लोजर। बस जी भैया जी, यहीं तक एडिशनल डिस्क्लोजर, यहीं तक, यहीं पर रुक जाइए, यहीं पर क्या कर जाइए, रुक जाइए। अब मेरी बात सुनिए, अभी तक आपकी बुक में आपके इंस्टीट्यूट ने कुछ कॉन्सेप्ट दिए और उन्होंने बताया, उन्होंने समझाया। क्या समझाया जरा देखना, कि कंपनी एक्ट 1850 में आया, उसमें क्या था क्या नहीं था। इट मींस स्टार्टिंग किससे हुई थी, अनलिमिटेड से। ओके जी, फिर दोबारा से क्या आ गई, लिमिटेड अनलिमिटेड कंपनी भी रजिस्टर होने लगी। फिर आगे क्या हुआ, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी कैन ऑल्सो बी अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आ गई। फिर कंपनीज एक्ट क्या आया, 1913। फिर क्या आया, कंपनीज एक्ट 1936, और फिर लास्ट में क्या आया, कंपनीज एक्ट 1956, और अंत में आया बच्चों कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि कंपनीज एक्ट के अंदर क्या क्या नए नए कॉन्सेप्ट आए, पर मैंने अपनी तरफ से आपको समझा दिया कि कंपनीज एक्ट में न्यू कॉन्सेप्ट्स क्या इंट्रोड्यूस किए गए हैं। देखिए मैं यहाँ पे इतना हार्डवर्क आपके साथ इसलिए कर रही हूं कि कंपनी लॉ में इस इंडिया में स्टूडेंट लेवल पे आपसे ऊपर कोई ना हो, बस आप ही हो। लेकिन अगर आप सही तरीके से बेस बना लोगे ना, आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि आपके पिलर्स इतने स्ट्रांग होंगे कि कोई भी आपको हिला नहीं सकता। जनरली क्या होता है, इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है, पहली क्लास में स्टार्ट कर देते हैं हिस्ट्री से, लेकिन हिस्ट्री हम बहुत बाद में आए, 5-5.5 घंटे बाद हम यहां पर पहुंचे हैं। और देखिए यही वो चीज है जो आपको डिफरेंशिएट करेगी, जो आपको दूसरों से अलग करेगी और दूसरों से अलग पहचान मिलेगी। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अभी हम डॉक्ट्रिन्स नहीं पढ़ेंगे। तो हमारा जो एक पार्ट था इस चैप्टर का, दैट इज द इंट्रो, वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। इंट्रो जो हिस्ट्री के बारे में बताई, कंपनीज एक्ट की क्या क्या हिस्ट्री है, किस तरीके की हिस्ट्री चली, वो हमने सिर्फ यहाँ पे हिस्ट्री का डिस्कशन किया है, सिर्फ हमने हिस्ट्री के बारे में यहां पर समझा है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अगले कॉन्सेप्ट्स की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है MCA 21। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट